नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। अब बजट आने को है। बजट आने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण से आमतौर पर अंदाजा लगाया जाता है कि बजट में इस बार क्या होने वाला है, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ अब हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया साहब। पानगड़िया साहब, आपका सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमको आर्थिक सर्वेक्षण से क्या संकेत पढ़ना चाहिए? नहीं, इसमें तो आप बजट के लिए पूछ रहे हैं शायद कि बजट के लिए क्या संकेत हैं, तो वो तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सर्वेक्षण जो है वो पिछले साल का सर्वेक्षण हुआ करता है। हालांकि अब जो है ये करंट जो सीए हैं अरविंद सुब्रमण्यम, वो आगे का भी कुछ लिखते हैं, पर इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ बजट के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसमें। जी, आप कह रहे हैं कि इसमें बजट के बारे में कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें काफी कुछ पढ़ने को मिल रहा है। ये सर्वेक्षण जो जीडीपी का अनुमान दे रहा है वो 6.25 से 7.5% की ग्रोथ अगले साल के लिए एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ की बात करते थे, अब हम 6.25 से 7.5 पे पहुंच गए हैं। तो इकोनॉमी की बढ़त की रफ्तार थमती हुई दिख रही है या उसमें थकान दिख रही है? दूसरा जो चिंताजनक बात इसी सर्वेक्षण में आ रही है कि ऑटो से लेके रियल एस्टेट तक तमाम जगह मंदी के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये इकोनॉमी में थकान के लक्षण हैं? गंभीर चिंता की बात है? नहीं, ऐसा है कि आपने डबल डिजिट का जो कहा और उससे आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं, हमारी डबल डिजिट ग्रोथ एक्चुअल में नहीं हुई है, ये एस्पिरेशनल है। तो एस्पिरेशन तो अभी भी है कि हम जो है 1 या 2 साल में डबल डिजिट की तरफ पहुंचेंगे। तो एस्पिरेशन का जहां तक सवाल है वो चेंज नहीं हुआ है। इसमें डिमोनेटाइजेशन जो किया गया उसकी वजह से कुछ स्लो डाउन हुआ है ग्रोथ का, वो करंट ईयर में हुआ है 2016-17 में। पर जहां तक 2017-18 का सवाल है, फिर से ये जो सर्वेक्षण है वो यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि हम फिर से वापस वही जो 7-7.5 की जो रफ्तार थी उसमें पहुंचेंगे। तो वापस पहुंच रहे हैं उसी ट्रेजेक्ट्री पर जिस ट्रेजेक्ट्री पर हम जो है 16-17 साल के पहले थे। तो 15-16 में हमारी ग्रोथ रेट 7.6 थी, तो उसी दिशा में हम वापस बढ़ रहे हैं। तो हम ग्रोथ रेट पे एक बार फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्योंकि डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का जिक्र किया, नोटबंदी के बारे में ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है, ज्यादातर इस पे कंसेंसस है कि बहुत लंबे दौर में जाकर इसका फायदा होगा। लेकिन आपको अभी अगर कहा जाए एसेस करने के लिए कि नोटबंदी का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो क्या ये सही समय है हिसाब लगाने के लिए कि शॉर्ट टर्म कितना नुकसान और अगर गेन होता है तो वो कितना गेन? नहीं, शॉर्ट टर्म के तो अभी जो सीरियस डेटा है सीएसओ देगा हमें, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि अभी तो जो है जैसे आईआईपी आया है या दूसरे कुछ एविडेंस अगर हम देखते हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स की, तो बहुत लिमिटेड है वो, तो उससे पूरा जीडीपी की ग्रोथ का अंदाज लगा पाना मुश्किल है। तो मैं पर्सनली ये महसूस करता हूं कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, जो अभी जो शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है उसके लिए। लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा इस बारे में स्पेकुलेशन किया जा सकता है, और ये कब सेट इन होने लगेगा लॉन्ग टर्म का। मैं समझता हूँ कुछ चेंज तो ऑलरेडी होने लगे हैं लॉन्ग टर्म में जो हमें चाहिए थे, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स के बारे में हमने काफी प्रगति करी है, और जो चेंजेस असल में हम कर पाए हैं जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म और यूएसडीडी प्लेटफॉर्म का, और इनका आपस में जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेने वाला भीम जो नई ऐप शुरू की गई है, जो दोनों ही फोन्स पे जो स्मार्टफोन्स पे भी वर्क कर सकती है और फीचर फोन पे भी वर्क कर सकती है। तो ये चेंजेस जो हैं हम ला पाए हैं ऑलरेडी, ये तो परमानेंट है, इनका लॉन्ग टर्म में हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। काफी डिजिटल ट्रांजैक्शन में वृद्धि भी हुई है, हालांकि हम बहुत लो बेस से शुरू हुए थे, तो अभी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा टोटल ट्रांजैक्शन में अभी भी थोड़ा कम है। पर ये जो फायदे हैं, इसी तरह इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन बढ़ने का फायदा है, इसी तरीके से फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो सेविंग्स जो है हमारी, जो पर्सनल सेविंग्स कई फाइनेंशियल मार्केट के बैंकिंग के थ्रू नहीं जाती थी, वो उनमें बढ़ोतरी होगी कि ज्यादा फाइनेंशियल सेविंग्स जो है बैंकिंग के थ्रू जाएंगे। तो ये सब फायदे जो हैं
बहुत जल्दी ही कुछ तो हो चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में, कुछ आगे चलकर जल्दी ही होने वाले हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत लॉन्ग टर्म से मतलब कि 4 साल या 5 साल लगेंगे इस नोटबंदी का फायदा होने में। तो मतलब आपको उम्मीद है कि साल 2 साल में हमें वो फायदे भी दिखने लगेंगे जिन्हें हम लॉन्ग टर्म फायदा कह रहे हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। एक चीज और कही गई थी जब नोटबंदी की गई थी कि काले धन पर अटैक करना इसका एक बड़ा टारगेट है, लेकिन सर्वे में जो हम डेटा देख रहे हैं उसमें काले धन पर कोई खास बात नहीं कही गई है। तो क्या फिर वही बात है कि अभी जल्दी है, आगे जाके ये चीज निकल के आ सकती है? नहीं, उसमें तो एस्टिमेट अब धीरे आएंगे ना, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि जो है प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण योजना का अनाउंसमेंट किया था, उसके तहत जो है हर इंसान जिसके पास पुराने रुपये थे, 500 या 1000 रुपए के नोट थे, उसके पास एक ऑप्शन थी कि न लौटाए। अगर न लौटाए तो वो सारे 100% 100% खत्म हो जाते थे। अगर लौटा दे तो 50% आपको टैक्स लगता था, प्लस 25% 4 साल के लिए गरीब कल्याण कोष में जाता है। तो वो जो है ऑल्टरनेटिव बेटर था। तो वो सारे पैसे तो लौटा दिए गए हैं करीब करीब, कुछ ही अभी एस्टिमेट दिए नहीं है आरबीआई ने, पर जो भी मैंने अखबारों में पढ़ा है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके तहत लग रहा है कि 50,000 करोड़ या मे बी 1 लाख करोड़ के अलावा सभी जो है वो सिस्टम में आ गए हैं। पर इसमें अब जो है कितना ब्लैक में आया है और कितना व्हाइट में आया है, ये निर्णय अभी नहीं हो पाया है। उसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। तो उसी के बाद हमें पता चलेगा कि जो रुपया डिपॉजिट किया गया है उसमें से ब्लैक का कितना है। जी, एक और बात कही जा रही है, इस सर्वे में कहा गया है कि इस डिमोनेटाइजेशन को डिटिफाई किया जाए या डिमोनाइज किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और आधे % से 1/4% का झटका जीडीपी ग्रोथ को लग सकता है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। तो आम आदमी की तरह से हम देखें तो शायद हमें दूसरी तरह दिखता है, लेकिन आप विषय के विशेषज्ञ हैं, आपको परसेंटेज टर्म्स में कुछ ग्रोथ पर झटका दिख रहा है? ये मैंने कहा, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूं और मैंने ये कई दूसरे इंटरव्यूज में भी यही बात कही है कि इस बारे में स्पेकुलेट कर पाना मुश्किल है। कई लोगों ने अलग अलग अपने अपने विचार दिए हैं। इसमें करीब 13-14 इसके एस्टिमेट्स आए थे। ज्यादातर इसमें से जो है करीब 11 एस्टिमेट इसमें से 1% से कम के थे। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2% कहा था। तो ये सब अनुमान है, इसको कितनी इसकी क्रेडिबिलिटी है माना नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि हमें अगर 1-2 महीने और हम वेट करते हैं तो इसके डेटा जो असल है सीएसओ के द्वारा हमें मिलेंगे। तो मैं इस विषय में स्पेकुलेट करने के बजाय सिर्फ इस बात का इंतजार करूंगा कि सीएसओ अपने अनुमानित जो डेटा है वो सामने लाए, तभी बात करेंगे। बताए जी। दूसरा जो बड़ा सवाल उसमें कहा गया कि डिटिफाई यानी एक देवता की तरह देखें या डिमोनाइज करें, एक राक्षस की तरह देखें, इस पर आपका क्या टेक है, या इन दोनों के बीच में कोई चीज है डिमोनेटाइजेशन? नहीं, इसमें मेरा तो मानना सिंपली ये है कि ये प्रधानमंत्री का बड़ा प्रॉमिस था 2014 के चुनाव के समय से ही कि वो ब्लैक मनी को अटैक करेंगे, और इसमें उन्होंने कोई ढील नहीं छोड़ी। आते ही एसआईटी अपॉइंट करी, फिर कई सारे दूसरे कदम उठाए गए। जो बाहर की फॉरेन इनकम, ब्लैक इनकम के सोर्सेज थे, उनको पता लगाने की कोशिश भी की गई। बेनामी प्रॉपर्टीज का जो एक्ट था उसको भी प्रक्रिया में लाया गया। तो उसी प्रक्रिया के हिस्सा है जिसके तहत जो है ये डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया गया। तो ये एक आवश्यक कदम था इस पूरी प्रक्रिया में, और ये आखिरी कदम भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री ने खुद ने ये कहा है कि वो और भी कदम उठाएंगे। तो ये प्रक्रिया भी चलेगी, क्योंकि अगर हमें सचमुच में अगर हम काले धन से मुक्त होना है और काला धन मुक्त भारत बनाना है, तो इसके लिए ये सारे कदम जो लिए गए हैं वो जरूरी थे, और आने वाले कदम भी उठाने हमारे लिए जरूरी हैं। तो मैं इसे इस दृष्टि से नहीं देखता कि इसको डाइटिफाई किया जाए या डिमोनाइज किया जाए। ये एक मैं समझता हूं कि एक आवश्यक कदम हमारे लिए था। जी, ये एक ऐसी चीज थी जिसे करना जरूरी था, उसे जो भी नाम दिया जाए।
एक और अब हम ग्रोथ पे लौटें। ग्रोथ पे आपने कहा कि वो 10% या डबल डिजिट की बात सिर्फ टारगेट रहे हैं, और सही बात है कि कभी हासिल नहीं हुई है, हमेशा उम्मीद की गई है, संकल्प किया गया है, एक बार फिर ऐसी बात हो रही है। आज की तारीख में अगर आपसे पूछूं कि रियलिस्टिक असेसमेंट, हम ग्रोथ कहां तक जा सकती है, अगर एक अच्छा पिक्चर दें, क्योंकि अभी जो टारगेट है वो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड भी दिख रहा है, स्पेक्ट्रम बड़ा किया गया है, 6.25 से 7.5, 0.75% का स्पेक्ट्रम है, तो क्या इससे ऊपर भी जा सकती है? और फेयर उम्मीद क्या होगी, अगर हम कहें कि अगर रियलिस्टिक उम्मीद की जाए तो कहां तक सोचना चाहिए? नहीं, मैं इसमें समझता हूं कि ये 7% से ऊपर होगी। सो अगर मुझे आप कहें कि इसको रेंज को नैरो करें थोड़ा सा, तो मैं इसको 7 से 7.5% की रेंज में नैरो करूंगा। और हो सकता है कि हमें 16, 17, 18 का जो अब आने वाला साल है उसमें शायद 7.5 तक हम पहुंच सकें, क्योंकि ये ग्रोथ रेट ऐसी थी, 7.5 पे हम पहले भी चल रहे थे। तो बीच में ये थोड़ा सा एक डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ी सी टेम्परेरीली सेटबैक हुई। पर अब आज की तारीख में हम देखें तो रिमोनेटाइजेशन काफी हद तक हो चुका है। जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें अब मुझे कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी कोई बड़ी कंप्लेंट रही हो लोगों की कि अब कैश नहीं मिल रहा है। आरबीआई की जो लिमिट भी है वो 40,000 रुपए पर वीक की, तो उसको अगर देखें तो पति पत्नी दोनों मिलाकर जो है साल में करीब महीने में 2 लाख रुपए कैश ले सकते हैं। तो एक इंसान के लिए आज के समय में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि बड़े और भी बड़े ट्रांजैक्शन होंगे तो वो तो फिर डिजिटली होंगे या चेक के द्वारा होंगे। सो मैं समझता हूं कि जो क्रंच वाली स्थिति थी कैश की, वो अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। ये बात अलग है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे जितना कैश पहले था हमारा, तो करीब 12% जीडीपी का 12% था कैश पहले, तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। पर जो क्रंच वाली बात थी वो अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि अब हम करीब करीब जो है वापस ओरिजिनल जो ग्रोथ लेवल था वहां बहुत जल्दी ही अग्रसर हो रहे हैं। तो अभी 1-2 महीने में अगले और बचे हैं इस साल के, उसमें हम रिकवर कर लेंगे। तो अगला साल जब शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम फिर से करीब जो 7 से 7.5% की जो ग्रोथ हो रही थी उसके पहले 14-15 और 15-16 में, उसी ग्रोथ पाथ पर हम वापस शुरू हो जाएंगे। जी, तो नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू होगा। इस वक्त घरेलू वजह जो आपने सामने रखी, नोटबंदी, कुछ और दिक्कतें हैं, और इंटरनेशनल कारण हैं, ग्लोबल आर्थिक कारण बहुत से हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में मंदी के संकेत हैं, और ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार का खर्च बढ़ाने की और कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में बार बार ये बात उठ रही है कि सरकार को इस बजट में कोई बड़ा स्टिमुलस देना होगा, लेकिन क्या सरकार के पास इतना हेडरूम है, इतनी गुंजाइश है कि वो एक बड़े स्टिमुलस के लिए पैसा निकाल सके? नहीं, मेरा अपना विचार ये है इसमें आलोक जी कि ये जो हम अब फिस्कल कंसोलिडेशन का जो रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं, जब से सरकार आई है, जब आई थी बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में आई थी, लेकिन फिर भी जो है जो पिछली सरकार का जो टारगेट था 4.5% फिस्कल डेफिसिट का, वो इस सरकार ने जो है उसको निभाया, और उसके आगे भी जो है फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। आज अब हम 3.5% पर आ चुके हैं। तो इतनी जब मुश्किल से हमने ये कंसोलिडेशन किया है, तो इसको जो है सडनली सेक्रीफाइस कर देना, ये मेरे हिसाब से जो है बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा। हेडरूम की जो बात करते हैं आप, अगर अब हमारा जो करंट फिस्कल रोड मैप है उसके हिसाब से अगले साल के लिए हमें 3.5 से 3% पर जाना है फिस्कल डेफिसिट का। तो उसमें अगर हम 3% में जाकर अगर 3.1 या 3.2% तक जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन तो कंटिन्यू कर रहा है उस हिसाब से। पर अगर हम बात कर रहे हैं कि 3.5 को बढ़ा के 3.6 या 3.8 किया जाए, तो ये जो है बहुत नेगेटिव सिग्नल होगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि उसमें ये लगेगा फिर कि किसी तरीके से हम जो है कंसोलिडेशन के पाथ से अलग हट रहे हैं। तो वो
इतना आगे इतना ज्यादा करना जिसमें कि हमारा डेफिसिट अगले साल बढ़े, ऐसा कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। और एक तरीके से एक बात और ऐड कर दूं मैं कि हमें जो कोशिश करनी है वो ये है बल्कि कि हमें स्टिमुलस चाहिए रियली कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में। तो ये क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हमें इंप्रूव करनी चाहिए कि ज्यादा खर्चा हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर विच मीन्स कि सड़क बनाने में, रेल पर, पोर्ट्स वगैरह बनाने में, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ज्यादा करें और जो करंट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको कम करें, तो उससे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ेगी। इसी तरीके से हेल्थ पर हमें अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, तो वो भी एक अच्छा कदम होगा क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाने में। एक बड़ी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, आपके विचार भी आ चुके हैं उस पर, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी करीब करीब हर परिवार को, हर घर को, हर इंसान को एक पैसा मिनिमम, एक तनख्वाह, भत्ता, जो भी कहें वो मिले अगर वो नौकरी नहीं कर पा रहा हो तो। इस पर जैसा आपने कहा कि फिस्कल कंसोलिडेशन में जरा भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए, उसके बावजूद आपको क्या रास्ता दिखता है? क्योंकि इस सरकार ने सब्सिडी काटने में काफी काम किया है। ऐसा है कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात है ना, तो ये पहला ही शब्द देखिए है यूनिवर्सल। तो इसमें ये मानना है कि सभी को जो है, पूरी पॉपुलेशन को आप जो है एक कुछ मिनिमम भत्ता या मिनिमम इनकम जो है, मिनिमम आय कम से कम दें। तो इसके लिए आपको बहुत रिसोर्सेज की जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी आबादी है 130 करोड़ की, और अगर आप 1000 रुपया महीना भी देते हैं 130 करोड़ लोगों को, तो इसका मैंने अनुमान लगाया है कि करीब 15.6 लाख करोड़ रुपए जो है सिर्फ इस बेसिक इनकम को फाइनेंस करने में लग जाते हैं अगर यूनिवर्सली करते हैं तो हमारा तो टोटल बजट जो है वो करीब जो है होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 19 लाख करोड़ का होता है। तो 19 लाख करोड़ में से अगर 15.6 लाख करोड़ आप अगर बेसिक इनकम पे देंगे तो कुछ और काम ही नहीं चल सकता। आप सोच सकते हैं कि तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी सरकार किसी को। तो इसलिए यूनिवर्सल मुझे लगता है कि संभव नहीं है ये। तो इनफैक्ट आप अगर देखें तो मार्टिन फेल्डस्टीन है हार्वर्ड के प्रोफेसर, उन्होंने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा कि अगर अमेरिका में भी जो है वो अगर बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना चाहते हैं, सबको अगर $5000 दिए जाएं, जो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अमेरिका के इनकम लेवल्स को देखते हुए, तो $5000 पर ईयर, एक साल में $5000 भी अगर दें तो 300 मिलियन जो लोग हैं उनको देने के लिए 1.5 लाख करोड़ डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। वो अमेरिका की जीडीपी का करीब 9% हो जाता है। तो इवन अमेरिका के लिए जो है इस तरीके की यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना, यानी वो एक बहुत बड़ा खर्चा है जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं, आप ये मानते हैं? अब हम कभी तैयार नहीं है। पंगड़िया साहब, समय थोड़ा कम है इसलिए एक सवाल जरूरी है पूछना, वो पूछ रहा हूं कि अब संसाधन बढ़ाने की जरूरत है और उस दिशा में आपकी तरफ से विचार आए हैं कि एक जो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकारी कंपनियों का शेयर बेचते हैं, उसमें एक स्ट्रैटेजिक रूट है जो बेहतर डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका माना जा रहा है, उसमें हम आगे क्या होता हुआ देख सकते हैं? नहीं, अब जो आने वाला साल है 17-18 में आप देखेंगे कि 17-18 के साल के शुरू से ही आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या जो प्राइवेटाइजेशन है, सेल्स ऑफ एंटरप्राइजेस, ये होना शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया चल रही है। हमने नीति आयोग से करीब 17 PSUs की लिस्ट दी थी जिसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। अब जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है DIPAM कहलाता है, वो इस काम को आगे बढ़ा रहा है। तो अभी उन्होंने ऑलरेडी कुछ इस बारे में जो कार्रवाई करनी थी कुछ आगे कदम बढ़ा दिए हैं कुछ एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे बड़ी काफी उम्मीद है कि 17-18 साल में काफी ये जो है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अब आगे बढ़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल, छोटा सा उत्तर चाहता हूं पंगड़िया साहब। इस माहौल में, जिस वक्त ग्लोबल माहौल बहुत खराब है, चैलेंजिंग है, आपको महंगाई कितनी बड़ी चिंता दिख रही है? महंगाई का आंकड़ा कहां तक जा सकता है? नहीं, मैं देखता हूं कि देखिए हमारे महंगाई में क्या है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें काफी सारा वेट जो है, काफी उसका वजन जो है वो फूड आइटम्स का है। तो इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है, खरीफ वाली भी अच्छी हुई है, रबी की भी उम्मीद काफी अच्छी लग रही है अभी तक।
तो मैं समझता हूं कि इस वजह से कम फूड प्राइसेस हमारी जो है काफी अच्छी स्टेबल रहनी चाहिए। तो वो जो एक हमेशा हमें और यही जो है फूड प्राइसेस वाला हिस्सा ही जो है सबको ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि ये हर इंसान को इम्पैक्ट करता है। तो उस मामले में मैं समझता हूँ इस साल हमारी स्थिति काफी अच्छी रहनी चाहिए। रही बात दूसरे आइटम्स की, जैसे एनर्जी प्राइसेस की, शायद आप सोच रहे हो कि शायद ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं, तो इसमें लकीली ये है कि हमारे जो है सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इसका वजन करीब शायद 10% से ज्यादा नहीं है, इससे भी कमी है शायद 10% से। तो उसका असर इन्फ्लेशन पे ओवरऑल बहुत अधिक नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी अभी तो जो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है नए जो राष्ट्रपति आए हैं, वो काफी बढ़ावा दे रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन को। उन्होंने वो जो एक पाइपलाइन रुकी हुई थी उसको भी उन्होंने वापस जारी करने का किया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस वजह से भी शायद अब थोड़ा एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी ऑयल प्राइसेस के बारे में भी, कि शायद ऑयल प्राइसेस अब इतनी ना बढ़े। तो मैं समझता हूँ स्टिल ओवरऑल इन्फ्लेशन में हमारा आउटलुक मुझे लगता है कि अच्छा रहना चाहिए। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता ही है, तो उन्होंने 4% का टारगेट अभी लगाया हुआ है। तो अगले सालों में देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे इन्फ्लेशन में इससे बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जी, धन्यवाद पानगढ़िया साहब। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया जी हमसे आजकल के आर्थिक हालात पर चर्चा कर रहे थे, और अब उन्होंने हमें एक तरह से तैयार कर दिया है कल का बजट देखने के लिए। बजट के बाद आपसे एक बार फिर बात होगी पानगढ़िया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।